जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को शुरू किया था और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के क्रम में हमने यह समझने की प्रयास किया था कि लाओस में गृह युद्ध कैसे कैसे होता है, जिसमें कि उस संदर्भ में हमने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, उप प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, जिसमें उप प्रधानमंत्री सूफनबंग को बना दिया जाता है और सूफनबंग चाहता था कि हम प्रधानमंत्री बने। अब पाथेट लाओ जिसका नाम था, तो पाथेट लाओ गुस्सा हो जाता है और आके फिर से लाओस पर वो आक्रमण कर देता है, जिससे लाओस में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और वही लाओस में गृह युद्ध जब प्रारंभ हो जाता है तो अमेरिका उसको रोकने का प्रयास करता है और अमेरिका जब रोकने के प्रयास में सक्षम नहीं हो पाता है तो फिर से एक तरह का युद्ध प्रारंभ होता है, जिसे आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। और कहीं ना कहीं लाओस को एक समर्थन प्राप्त हो रहा था धीरे धीरे, किसका? जर्मनी का। किस प्रकार प्राप्त हो रहा था उस चीज को समझेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर लाओस में गृह युद्ध का तीसरा पार्ट को। कि तीसरा पार्ट कैसे शुरू होता है। जैसा कि हमने देखा था कि पिछले वीडियो लेक्चर में कि पाथेट लाओ आक्रमण करता है, उस आक्रमण को कौन नहीं रोक पाता है? अमेरिका नहीं रोक पाता है। तो उसके बाद होता क्या है, जैसा कि रूस ने अमेरिका पर आक्रमण किया था। किसने? रूस ने अमेरिका पर आक्रमण किया। लेकिन जब स्थिति बिगड़ने लगा, क्या होने लगा कि स्थिति बिगड़ने लगा और इस बिगड़ती हुई स्थिति का रूस ने सीधा सीधा अमेरिका को दे दिया कि तुम्हारा ही किया हुआ सब कुछ है। कौन बोलता है? अमेरिका को बोलता है। कौन बोलता है? रूस बोलता है। क्यों? क्योंकि ना तुम पाथेट लाओ को अगर प्रधानमंत्री बना देता तो कुछ नहीं होता, जबकि पाथेट लाओ के पास सत्ता था, पाथेट लाओ के पास सब कुछ पावर था। तो वही पावर को दर्शाने के लिए रूस ने पाथेट लाओ का समर्थन देकर यह कहा कि अमेरिका तुम जो है इस स्थिति का जिम्मेदार है, और इस जिम्मेदारी को अमेरिका को सौंप देता है। 1971 का समय आता है, जैसा कि हमने देखा था कि दक्षिण वियतनाम जो है किसके पास था? अमेरिका के पास था, और उत्तरी वियतनाम वामपंथियों के पास, साम्यवादियों के पास था। तो 1971 का समय आता है जिसमें हजारों दक्षिणी वियतनाम का सैनिक जो था कहां घुस जाता है? लाओस में घुस जाता है। अब जब दक्षिणी वियतनाम का जो सैनिक था वो कौन था? अमेरिकी था। और जितना भी अमेरिकी था उन लोग के पास अस्त्र शस्त्र का कोई कमी नहीं था, और वही बिना कमी के साथ घुस जाता है किसमें? दक्षिणी वियतनाम में, और लाओस में प्रवेश कर जाता है, जिससे उन लोग के पास बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी था, युद्धक विमान भी था। और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, किसका? दक्षिणी वियतनामी सैनिक का, कि हो चिन मिन के द्वारा जो मार्ग था उस मार्ग पर कब्जा कर लेना। अगर हो चिन मार्ग जो था उस पर अगर कब्जा हो जाता तो क्या होता? अगर इस मार्ग पर कब्जा करने का मतलब क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य ये क्यों था? क्योंकि यह इसलिए मुख्य उद्देश्य उसका था कि हम अगर उस चीज पर कब्जा कर लेते हैं तो पूरा वियतनाम, पूरा लाओस मेरा हो जाएगा। क्योंकि वियतनाम के जस्ट सटा हुआ पार्ट कौन सा था? लाओस था। तो हो चिन मार्ग पर वो कब्जा करना चाहता था। पाथेट लाओ ने रूस और ब्रिटेन के साथ एक संधि करता है, और संधि के साथ यह संधि कर लेता है कि अगर आप हमको सपोर्ट करिए और सीधा अमेरिका के ऊपर दबाव डालिए कि हमको इस तरह का प्रताड़ना नहीं करने के लिए। प्रताड़ना कहने का मतलब कि हमको जो चारों बगल से जो घेरा जा रहा है उसको घेरे नहीं। कौन बोलता है? पाथेट लाओ बोलता है। अब पाथेट लाओ का इस बात को सुनकर रूस और ब्रिटेन कहीं ना कहीं इसका समर्थन करने तो आता है, लेकिन चीन जो है अमेरिका को सीधा धमकी देना शुरू कर देता है। अब अमेरिका तो अपने आप में एक संप्रभुत्व राष्ट्र था उस समय से, क्या अभी तक जो है अमेरिका अपने आप में संप्रभुत्व राष्ट्र है। और अमेरिका जब संप्रभुत्व राष्ट्र है तो चीन से क्या वो डरेगा? तो वो सोचा कि हम चीन से लड़ लेंगे, और वही सोचने के कारण जो है अमेरिका को जो धमकी मिला था, और अमेरिका यह सोचा कि हम युद्ध जीत लेंगे। लेकिन चीन जो है हो चीन का जो मार्ग था, कौन सा मार्ग? हो चीन मार्ग। और हो चीन मार्ग पर कौन जा रहा था? दक्षिणी वियतनाम का सैनिक। और वही दक्षिणी वियतनाम का सैनिक जब हो चीन मार्ग पर जाता है तो वहां जाके फंस जाता है। फंसने का मतलब चारों बगल से वियतनामी सैनिक, लाओ सैनिक और कहीं ना कहीं चीनी का भी सैनिक जो है उसको घेर कर तैयार हो जाता है। और लाओस का प्रतिरोध, और वही लाओस के प्रतिरोध के कारण अमेरिका को वहां से वापस लौटना पड़ता है। मीन्स दक्षिणी वियतनामी सैनिक को वहां से वापस लौटना पड़ता है। और यही एकमात्र सबसे बड़ा कारण था लाओस में गृह युद्ध का। लाओस में गृह युद्ध का यही एक तीसरा चरण था लाओस में गृह युद्ध का। और इसी प्रकार लाओस में गृह युद्ध धीरे धीरे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अगर देखा जाए तो गृह युद्ध था बिचौलिया के कारण यह गृह युद्ध हुआ था। जैसा कि हमने देखा, काहे कि अमेरिका इसमें आके हस्तक्षेप करता। अगर ना अमेरिका का हस्तक्षेप होता, ना जो है लाओस अपने आप में भिड़ता, ना तीनों राजकुमार आपस में भिड़ते, ना तीनों सौतेले भाई आपस में भिड़ते, तो आज
हम लोग का लाओस में गृह युद्ध का तीसरा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब हम कंबोडिया को पढ़ेंगे। देखिए पहला पार्ट में हम लोग वियतनाम को पढ़े, वियतनाम के बाद लाओस का 3 पार्ट को समझे, 3 चरण को समझे। उसके बाद अब कंबोडिया संकट को, पहला चरण को शुरू करते हैं। कंबोडिया संकट था क्या, कंबोडिया पहले किसके पास था, उसके बाद उसमें संकट धीरे धीरे कैसे शुरू होता है उस चीज को समझने का प्रयास करें। 1954 में एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद, 1954 के पश्चात एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो जाता है कंबोडिया, और कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया जाता है। संवैधानिक राजतंत्र मींस राजा का तो तंत्र रहेगा लेकिन संवैधानिक तौर पर, उसी को कहते हैं संवैधानिक राजतंत्र। और संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया जाता है और उसका राजा बनता है राजकुमार नरोत्तम सिहानुक। राजा राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक बना दिया जाता है। अब नरोत्तम सिहानुक जो था 1954 से ही कंबोडिया में गुट निरपेक्ष और तटस्थता की नीति पर चलता था। तटस्थता की नीति, तटस्थता की नीति कहने का मतलब जो कहना वो करना, मतलब अपने कार्य के प्रति तटस्थ होना, उसको कहते हैं तटस्थता की नीति। और गुट निरपेक्ष उसका जो चलने का नीति था उसको, जैसे हम लोग का अभी हम लोग का गुट निरपेक्ष नीति, अभी कूट निरपेक्ष नीति हम लोग का कहलाता है। जो नीति हम लोग अपनाते हैं उसको कूट निरपेक्ष नीति कहते हैं। और इन लोग का अपना नरोत्तम सिहनुक जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता था, गुट निरपेक्षता की नीति। उसके बाद कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ। अब दक्षिण पूर्व एशिया के सैन्य संगठन में शामिल ना होने के कारण अमेरिका को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अरे ये मेरा साथ सपोर्ट नहीं करेगा तो मेरा शासन सत्ता जो प्रसार हो रहा है हिंद चीन में, हम नहीं चला पाएंगे। और वही डर उसको सताने लगा, किसको, अमेरिका को। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्व का एशियाई सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए सिहनुक मना कर देता है और अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव जमाना चाहता था। कौन से क्षेत्र में? कंबोडिया के क्षेत्र में प्रभाव जमाना चाहता था। और इसी कारण से सिहनुक से चिढ़ा हुआ रहता था। क्यों? क्योंकि वह सैन्य संगठन में शामिल होने के मना कर दिया था। अमेरिका के साथ जो भी संबंध, अमेरिका जो भी चीज लाता था उसका विरोध करता था सिहनुक, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना फायदा के देखने का काम करता था। कहां पर? कंबोडिया में। और इसी से सिहनुक से कौन चिढ़ा हुआ रहता था? तो अमेरिका चिढ़ा हुआ रहता था। थाईलैंड को उकसाता है अमेरिका, और थाईलैंड को उकसाकर किसके खिलाफ उकसाता है? कंबोडिया के खिलाफ। और उकसाने का मकसद वो था कि किसी ना किसी तरह उसके ऊपर प्रहार करे, और प्रहार में हम किसका सपोर्ट कर देंगे? थाईलैंड का सपोर्ट कर देंगे और कंबोडिया को अपने अंदर ले लेंगे। अमेरिका मई 1965 में वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांवों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। 1965 का समय आता है और अमेरिका जो है वियतनाम को तो अपने साथ में लपेटना ही चाहता था। वियतनाम पर, लाओस पर, सब जगह वो अपना कब्जा करना चाहता था। लाओस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता, वियतनाम पर हो चिन मिन कंफर्म होने नहीं देता है, बचता है कंबोडिया। और कंबोडिया पर भी धीरे धीरे वो चाहता था कि किसी न किसी तरह अपना प्रसार कर ले। तो वियतनाम के साथ कंबोडिया का जो सीमावर्ती, मतलब मान लीजिए कंबोडिया का ये सीमा है, तो उसके सीमावर्ती इलाकों पर जो है और वहां का जो गांव पर आक्रमण करना कौन शुरू कर देता है? अमेरिका शुरू कर देता है। अब इसी बात को जब उसको सिहनुक को पता चलता है तो सिहनुक जो राजनीतिक संबंध था किसके साथ? अमेरिका के साथ, उसको तोड़ लेता है। कौन तोड़ लेता है? सिहनुक तोड़ लेता है अमेरिका से। और 1969 का समय में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में जहर का वर्षा करवाता है। और थोड़ा मोड़ा क्षेत्र पर वर्षा नहीं करवाता, 200 एकड़ भूमि में वर्षा जो करवाता है, वो जहर का वर्षा करवाता है, वो भी हवाई जहाज के द्वारा। और जिससे क्या होता है कि 200 एकड़ का रबर का फसल जो है नष्ट हो जाता है। अब जब रबर का फसल नष्ट होता है, उस समय सरकार, उस समय जो कॉलोनी, उस समय कंबोडिया किसका उपनिवेश था? तो उस समय कंबोडिया उपनिवेश था अमेरिका का। तो अमेरिका और कंबोडिया के पास ऑप्शन क्या था? किससे मांगेगा मुआवजा? अगर कंबोडिया उपनिवेश अमेरिका का है तो मुआवजा किससे मांगेगा? सिंपल सी बात है, वो अमेरिका से मांगेगा। और जब अमेरिका से मुआवजा की मांग करता है तो अमेरिका उसको मना करता है। अब अमेरिका जब उसको मना करता है तो उसका रूस के प्रति झुकाव हो जाता है। किसका? तो कंबोडिया का। और रूस के प्रति जैसे झुका होता है तो जर्मनी के साथ अपना एकीकरण कर लेता है। मतलब एकीकरण करने का मतलब उसके साथ संबंध बना लेता है, अपना राजनीतिक संबंध बना लेता है। और अमेरिका यही चीज नहीं चाहता था कि वो दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बना ले। और जब वो दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध बनाया तो अमेरिका यह भी नहीं चाहता था कि साम्यवादी देशों के प्रति वो अपना सहानुभूति रखे। और साम्यवादी देश कौन था? तो
जर्मनी था, साम्यवादी देश जर्मनी। शुरू से हम लोग समाजवाद साम्यवाद के चैप्टर में हमने देखा कि जर्मनी किस प्रकार अपने समाजवाद साम्यवाद की प्रसार करने में प्रथम श्रेणी में रहा और चाहता था कि पूरे राष्ट्र में समाजवाद साम्यवाद की विस्तार हो। तो ठीक उसी प्रकार जर्मनी से राजनीतिक संबंध को बनाने के क्रम में अमेरिका से वो दुश्मनी मोल ले लेता है। अतः उसने कंबोडिया के गुटनिरपेक्ष को एक पक्ष मानते हुए, कौन, ये नरोत्तम सिहनुक ने कंबोडिया का गुटनिरपेक्ष का जितना भी उसका संगठन चलता था उसमें गुटनिरपेक्ष को एक पक्ष को मानते हुए आरोप लगाया कि सिहनुक सरकार का संबंध वियतनाम एवं वियतांगों से है। मतलब अमेरिका जो है किसके ऊपर एक आरोप लगा देता है, सिहनुक के ऊपर, और सिहनुक के ऊपर आरोप लगा के यह बोलता है कि इसका संबंध वियतनाम से है, और वियतनाम से होने के साथ साथ वियतांगों से भी है, मतलब वहां के क्षेत्र से भी है, और वो जो है हमें बर्बाद करने आया है कहीं ना कहीं। अमेरिका अपने प्रचार प्रसार में कहता है, अमेरिका ये ऐलान करता है, और वो अमेरिका यह चाहता था कि कहीं ना कहीं हम इसको पदच्युति कर दें। पदच्युति करने का मतलब कि हम इसको पद से हटा दें, और CIA के माध्यम से कंबोडिया दक्षिण पंथियों को संगठित कर, मतलब कंबोडिया का जो दक्षिण का पार्ट था, कंबोडिया का दक्षिण पार्ट में कंबोडिया का दक्षिण पार्ट जो था उसको संगठित कर कर वो चाहता था कि सिहनुक को हम सत्ता से हटा दें। सिहनुक को अगर सत्ता से हटा देंगे तो मेरा कहीं ना कहीं फिर से प्रभुत्व आगे आ जाएगा, फिर से हम कंबोडिया पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ऐसा सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उस आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इस चीज को देखेंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।